कैसे जुड़ गए ये नहीं पता, तो फिर हमें वो माइंड करना पड़ा था। नहीं तो चैनल का यही कहना था कि लेट्स मेक इट एन एडल्ट कॉमेडी फॉर टीआरपी। तो खैर जो भी था, तो अब ये है कि उसमें अलग अलग कहानियां लाई जाती हैं जिससे उसका रोमांच बरकरार रहता है। अगर वो एक ही स्टोरी चलती जाती सास बहू वाली, हाँ, तब तो बहुत पका हुआ जाता, पूरा रायता फैल जाता। तो इसीलिए जो है वो कोशिश राइटर्स की ये रही कि हम जो है वो आम आदमी की नब्ज छुएंगे और इसकी भाषा जो है बिल्कुल वो रखेंगे जो पाल वाला बोलता है, जैसा ज्यादा भैया के खेत में क्या बात क्या लग रही है, आज तो आप एकदम छिला मंडा लग रही है। अब एक आम आदमी तुलना कैसे करेगा, ऐसे ही करेगा, छिला मंडा। भाभी की स्किन की तुलना छिले में अंडे से हो रही। तो और पकड़ दिया ऑडियंस ने। वो कहते हैं कि हमारी चाय की दुकानों पर ऐसी ही बात होती है बहुत, क्योंकि हमारे पूरे सिनेरियो में मैंने बहुत सारे ऐसे मर्द देखे हैं जो मतलब दिल हथेली पे जैसे कि मैंने दिन में भी कहा था भाभी जी घर पे हेलो कि मतलब यूं तो सब दिल हथेली पे लेके चलते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मैं और भगवती नारायण तीसरा बदनाम है बहुत, क्योंकि हमारे अंदर एक नई तरह की मोहब्बत का आगाज किया है, वो है भाभीयों से मोहब्बत। लेकिन कैची है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम देर में आऊंगा, दायरे से बाहर न जाकर बहुत देर में आऊंगा एक प्रोग्राम में। उसका कारण ये था कि बच्चे आ गए थे, इसलिए वो सिटकॉम जो है वो चल पड़ा। बहुत बढ़िया। और सिटकॉम का सोप ओपेरा में इतने खूबसूरती से तब्दील होना, इसका श्रेय आपको और आपकी पूरी टीम को जाता है। एक ताली तो बचनी चाहिए। इसका मुख्य श्रेय मनोज संतोषी और रघुवीर शेखावत जी को जाता है, जो कि राइटर हैं इसके। और रघुवीर शेखावत जिन्होंने बालिका वधू नाम का सीरियल किया, बेहतरीन ट्रेंड सेटर शो था, उसने टीवी की भाषा बदल दी। बेशक सास बहू से अलग हटकर अचानक बालिका वधू आया तो ट्रेंड चेंज हुआ था, वो एक ट्रेंड सेटर था। तो ये वो लोग हैं जो निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि हम जो है थोड़ा सा लीक से अलग हटके थोड़ा सा पुरानी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा काम करें। बिल्कुल, ये तो हमने सीखा कि बाहर जाकर चूंकि वेस्टर्न वर्ल्ड की बात हम करते हैं तो वहां से बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ आयातित हुई, वहां से आई। आपकी जानकारी के लिए बताओ कि 1982 में हमारे यहाँ जो प्रसारण मंत्री हुआ करते थे श्री वसंत साठे जी, वो मेक्सिको गए थे। उन्होंने वहां पर एक शो देखा जिसका नाम था वेन कॉमिंगो, और जब वो भारत लौटे तो 2 साल के अथक परिश्रम के बाद हम सबको उपहार स्वरूप मिला पहला प्रायोजित धारावाहिक हम लोग। और हम लोग ने तो ट्रेंड सेट कर दिया, उसके बाद चीजें चलने लगी। उसके बाद एक वो भी दौर आया जब बड़े बड़े साहित्यकार सीधा टीवी से जुड़े हुए थे। जैसे गुलजार साहब ने मिर्जा गालिब बनाई, 87-88 की बात है, बहुत शानदार। अली सरदार जाफरी रजा शायर, उसने कहकशा बनाई मॉडर्न उर्दू पोइट्स के ऊपर, बहुत शानदार सीरियल था। शैल चतुर्वेदी इतने अच्छे कवि थे, वो डायरेक्ट आते थे। तो ये साहित्य और ये जो कलात्मक विधान है चाक्षुष यानी विजुअल आर्ट्स पर कहीं ना कहीं जो बात हमने शुरू की थी, तो रंगमंच की तरफ हमारा ध्यान गया था। आपने कहा था कि रंगमंच से बहुत सारे कलाकार उस समय डायरेक्ट टीवी पर आ रहे थे, इसलिए उनकी प्रस्तुतियां प्रभावित होती थी। अमेच्योर थिएटर्स मूवमेंट भी चला करता था। आपको क्या लगता है सर कि आज रंगमंच की स्थिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में, हमारे राज्यों में कैसी है? आप तो बहुत भ्रमण करते हैं। हम लोग शिमला में, मैं तो उस समय पैदा नहीं हुआ था, 1955 में मेरे पिताजी ने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, जो बलराज जी के साथ मिलकर बनाई थी, बलराज साहनी साहब। क्या बात। तो उस समय जो रंगमंच होता था उसका जो कंटेंट होता था वो देशभक्ति का होता था, तो देश नया नया आजाद हुआ था जी, है ना। तो जैसे शहीद, सरहद पार, है ना। और कॉमेडी में होता था उलझन, ढोंग, अंडर सेक्रेटरी। एमेचर ग्रुप्स फॉर्म होने शुरू हुए पूरे भारत में, जिसमें भिलाई का ग्रुप, मेहरा साहब आप जानते होंगे, भिलाई स्टील प्लांट के ग्रुप ने जो है बहुत सारा परिवर्तन किया। अच्छा, बहुत सारा, तो बहुत बड़ा योगदान जाता है एमेचर थिएटर मूवमेंट को आगे ले जाने में, जिनमें अनुराग बासु और उनकी फैमिली, डायरेक्टर अनुराग बासु जी, उनका योगदान रहा। तो लेकिन अब अचानक से जो है वो, क्योंकि हम लोग आ गया, उसके बाद अचानक से जो है दृष्टि बदल गई लोगों की। उन्होंने कहा यार बम्बई चलते हैं ना टीवी में, वहां पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि हिंदी रंगमंच में तो पैसे मिलते ही नहीं।
कंपैरेटिवली मराठी रंगमंच के, बंगाली रंगमंच के एंड गुजराती रंगमंच के, हिंदी रंगमंच की स्थिति आज बहुत पुअर है। एमेचर थिएटर तो लगभग खत्म होने की कगार पे है, लेकिन प्रोफेशनल रंगमंच, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमें पैसे मिलते हैं, हाँ, है ना, एक प्रोडक्शन पे लाखों रुपया खर्च हो जाता है, तो वो चलता है, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन अभी रोजगार तो दिया है क्योंकि मेरे से जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पूछते तो मैं कहता मैं रंगमंच का कर्मठ खिलाड़ी हूँ, मैं रंगमंच करूंगा, लेकिन मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। नहीं सर, आपने बहुत कुछ किया है, और लेकिन मैं भी तो वहीं गया ना, क्योंकि आफ्टर ऑल मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, धन भी जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक समय में मैं खादी का कुर्ता पहन के बैठता था, मैं ये पहन के बैठा तो ये भी आवश्यक है। इसको प्रैक्टिकलिटी को आप नकार नहीं सकते। नहीं ठीक बात है, ये बिल्कुल सही बात है। एमेच्योर थिएटर्स ग्रुप, और मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि रंगमंच की जो स्थिति हुई है, और जैसे कि आपने कहा कि हिंदी की बड़ी खराब है, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबलाइजेशन का दौर आया 1991 के बाद, वैश्वीकरण जो हुआ, और सीधा ग्रेजुएशन के बाद, स्नातक की उपाधि के बाद बच्चे कमाने खाने में लग जाते थे, तो ये कलात्मक विधाओं की तरफ जो रुझान था वो कम सा हो गया। तो मेरा ये मानना है, कई दफा बातें भी हुई हैं, आज ये बड़ी खुशी की बात है कि कई यूनिवर्सिटीज में सिनेमा को NSD और FTTI के अलावा जो बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, BHU, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ सिनेमा को एज अ पेपर अब पढ़ाया जाने लगा है, और यहाँ पे तो डिपार्टमेंट्स भी बन गए। उपाय होगा, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन होगा गवर्नमेंट्स के लिए भी, कि अगर इस तरीके के इंतजाम कर दिए जाए कि बच्चे बचपन से ही उधर संगीत में, नाटक में उलझे रहे, वहां काम करते रहे, वहां से चीजें सीखें, तो उनकी जो मनोदशा एडोलेसेंट फेज में आती है, जब वो एडल्ट होते हैं, तो उनके भटकाव में भी कमी आएगी, क्योंकि रंगमंच को साधना है। एक्चुअली एम फिक्स होते हैं। अभी क्या है, थोड़े से भटके, ये करना है, पापा मैं ये कर लूं, पापा मैं ये कर लूं, नहीं बेटा ये, तो वो एम जो है ना बिखरते नहीं है, मोर फोकस्ड होते हैं। जी सर, एक मैंने कहीं पढ़ा था, और आप सब जानते हैं जो रंगमंच से जुड़े हैं, कि भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा, उसे हम 5वां वेद मानते हैं। वो 5वां वेद है, जो 4 वेद रचे जा चुके थे, तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा कि कुछ ऐसा रचा जाए जो जनमानस ग्रहण कर सके। तो ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को आदेश दिया कि कुछ ऐसा रचो, और उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। उसके भी पहले ऋग्वेद में यम और यमी का संवाद है, और संवाद जो इसमें होने लगा तो वो एक गलत दिशा है। जी, ये तो बहुत थियोरेटिकल बातें नहीं, थोड़ी सी आपके बारे में बातें करते हैं कि हम तो आपको देखते आ रहे हैं पतागंज से, अनिल दुबे सर द्वारा निर्देशित, और बाकी चिड़ियाघर में भी आप थे, और कई सीरियल्स में आपको देखा, कई जगहों पे देखा। भाभी जी घर पर है, उसने हम सबके जहन में आपको चस्ता कर दिया, वहां आप ठहर गए कहीं, तो ये कैसे हुआ? एक्चुअली क्या हुआ कि हम लापतागंज जब कर रहे थे, तो वो लापतागंज का 5 साल तक प्रसारण रहा, उसके बाद वो अचानक खत्म हुआ। तो मनोज संतोषी साहब ने कहा कि रोहिताश, एक कैरेक्टर है जो तुम पे बहुत सूट करता है। मैंने कहा यार, मैं तो अभी लापतागंज सीरियल में एक बहुत ही ऐसा किरदार निभाया जो कि सोशल कॉज के लिए लड़ता है, तो लोग क्या सोचेंगे, मतलब तो कह रहे नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा परिवर्तन करना है कि दिल को हथेली पे लेना है बस तो इतना सही परिवर्तन है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा लगता भी नहीं हूँ। कह रहे झूठ बोलो, लगते हो कह रहे हमें पता है, तुम ज्यादा ना बोलो। तो फिर मेरी वाइफ ने मुझे कहा, क्योंकि नया चैनल था NTV, और मैं स्टार प्लस का ऑलरेडी एक सीरियल साइन कर चुका था जो बाद में वरुण बड़ोला ने रोल किया जी। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, रेखा नया चैनल है, कल बंद हो जाए, किसने देखा? वो फिर वही बात हो जाएगी कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे नजरों में आएगा। तो कह रही आपको इस उम्र में हीरो का रोल मिल रहा है तो कौन देगा? चाचा ताया कुछ बना के खड़ा कर देंगे, बड़ा भाई टाइप का कुछ स्टॉल लगा के, तो आप ये करो क्योंकि इसमें 2 हीरो हैं। तो मैंने उसके कहने पर कर दिया, और मुझे सच में नहीं पता था, मैं सोचता था कि 3 महीने का गेम है, क्योंकि हिंदुस्तानी ऑडियंस जो है पता नहीं इसको अन्यथा ना ले ले कि भाई एक पड़ोसी जो है दूसरे की पड़ोसी की बीवी से मोहब्बत कर रहा है, तो कहीं इसको अन्यथा ना ले लें। लेकिन जब रेटिंग आई तो वो शाहरुख खान के रियलिटी शो से भी ज्यादा। क्या बात, तो बस तब से ये सिलसिला चल पड़ा। और इसमें भी ये सीखने की बात है कि आप सब अपनी बीवियों की बात सुना करें। ये बहुत और जिसकी यही थी उसका सर, ये जब आप किसी कैरेक्टर में जाते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ अलग होती है, एक एक्टर के लिए कितना कठिन होता है उस किरदार से बाहर निकल के आम जिंदगी को जीना और फिर तुरंत उस किरदार में चले जाना?
देखिए मैं ना एक्टिंग को एक्चुअली निर्मल दादी भी यही कहा करते थे जी कि ना जहां जरूरत है वहां उतना करो जी। जैसे अगर हम कोई थिएटर कर रहे हैं, रंगमंच कर रहे हैं, वहां पर एक किरदार मिला, उसकी बाकायदा कैरेक्टराइजेशन करो प्रॉपर जी, प्रॉपर उसका स्टडी जो हमने सीखी है। लेकिन जहां पर उसकी जरूरत नहीं है, डेली सोप है, कल टेलीकास्ट है, तो वहां पर आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाली क्वालिटी होनी चाहिए आपके कैमरा। स्पॉन्टेनिटी, कट 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 फिनिश पैक। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है, बट है। चंद्रशेखर जी के साथ हमने एक ऐड किया था चावल का, है ना सर, मैंने और शुभांगी यात्रे ने। अच्छा हाँ, तो इनका भी यही कहना था, यही है जो उसके रिएक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो तो उनका खट सोचो और खट से कर दो बस, वो 50 क्वेश्चन इनसे पूछ रही है। तो ये हमारा मतलब हमारी सोच है जिसको लेकर हम काम करते हैं और काम करते हैं। सर मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि जो इतना सुंदर चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, अपने अपनी तरफ से लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनके प्रति मान सम्मान ज्ञापित करने के लिए बहुत प्रयास किया है। योगेंद्र योगी जी ने निर्मल पांडे जी का एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाकर भेजा है, तो मैं तो उनकी कला के प्रति नतमस्तक हूँ। योगाचार्यों से योगी जी का विशेष स्वागत होना चाहिए। और रवि चौहान जी हमारे सह संस्थापक बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों हो चुके रोहिताश गौर को लोग उनके असली नाम से कम मनमोहन तिवारी के नाम से अधिक जानते हैं। हालांकि इससे पहले लापतागंज धारावाहिक से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। धारावाहिकों के साथ साथ वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे। आपका जन्म 24 मार्च 1966 को हरियाणा के कालका में हुआ। आपने 1996 से 1999 तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय सीखा। आपने धारावाहिकों में अभिनय की शुरुआत एहसास से की और फिल्मों में आपकी शुरुआत 2000 में आई फिल्म क्या कहना से हुई, जिसके बाद अभी तक आप 11 फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं, जिनमें क्या कहना, वीर सावरकर, प्रथा, मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, पिंजर, पीके जैसे कई हिट फिल्मों में आपने अपनी छाप छोड़ी। धारावाहिकों की बात करें तो सामाजिक मुद्दों पर बने लापतागंज से आपने घर घर में अपनी पकड़ बना ली, जिसके बाद भाभी जी घर पर रहने आपको मनमोहन तिवारी के रूप में पूरे देश से परिचय करवा दिया। आपके द्वारा निर्मल पांडे स्मृति फिल्म फेस्टिवल 2022 में सिनेमा के अमूल्य योगदान के रूप में सानिध्य प्राप्त हुआ। संरक्षक के रूप में फेस्टिवल समिति गर्व की अनुभूति कर रही है। रोहिताश गौर मंच की ओर अग्रसर हैं। जोरदार तालियों के साथ श्री रोहिताश गौर जी का स्वागत। अंग वस्त्र उत्तरी वस्त्र के माध्यम से श्री रोहिताश गौर जी का अभिनंदन किया जा रहा है। और ये विशेष अंग वस्त्र पहाड़ की पहचान ये मिथिलेश जी की पसंद है। मिथिलेश जी भी मंच पर आने का कष्ट करेंगे और उनके सम्मान में पहाड़ी उत्पाद दिव्या जी की ओर से बहुत जोरदार तालियों के साथ और बहुत ही संपन्न उज्जवल जीवन की कामना करते हुए निर्मल पांडे स्मृति न्यास आज इस सम्मान को आपको समर्पित करता है।
श्रीमती अनिता पांडे जी, आज तो जुमला ही बन गया सर, तो विश्वास में चीजें हाथों बाहरी ठीक होता। बहुत बहुत बधाई आपको। हम अनुरोध करते हैं श्री साहब एक बहुत अच्छे लेखक, रचनाधर्मी, बहुत अच्छे शायर हैं। उत्तराखंडी होली और यहाँ के विभिन्न सांस्कृतिक गानों में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्रम को आगे बढ़ा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय पूर्व विधायक श्री नारायण पाल जी को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे और उनका सुपुत्र भी समय निर्देशन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। यदि आदरणीय डॉक्टर दिव्या उपाध्याय जोशी जी HRDC से नैनीताल की धरती में आए हुए अतिथियों के समानार्थ अपना सानिध्य हमें प्रदान किए हुए हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। श्री अमरीश तिवारी विश्वास। तो जैसा कि ये कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है और सभी पुरस्कार वितरण वगैरह सारी चीज़ें निपट चुकी हैं, तो अब समय है एक दो लोग जो यहाँ पर 2 दिन से 3 दिन से यहाँ पर आए हुए हैं और इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं, उन लोगों से बात करने का अब समय है। तो हम बात करेंगे अनूप सर से और आसिफ सर से। तो चलते हैं उधर और दोनों से मिलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं। तो मेरे साथ इस समय आसिफ चटर्जी सर है और आपने इन्हें काफ़ी मूवीज़ वगैरह में, नाटक वगैरह में, काफ़ी चीज़ों में देखा होगा और इस समय सबसे ज़्यादा फेमस है जो इस समय वेब सीरीज़ चल रही है द एम्पायर, और उसके अलावा एक और वेब सीरीज़ है उसमें भी कार्टन। तो सर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं इस वक्त, और हम जैसे लोग जो थिएटर वगैरह से जुड़े रहते हैं उन लोगों के लिए तो काफ़ी प्रेरणादायक है। तो सर थोड़ा सा आशीर्वाद स्वरूप आप नैनीताल के जो कलाकार हैं उन लोगों के लिए कुछ 2 शब्द बोल दीजिए। नैनीताल की जो कलाकार हैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पहली बार मैं आया हनुमान जी की स्मृति में जो फेस्टिवल हुआ है, सब बहुत ही अच्छा लगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं कि शायद ही ऐसा देखने मिलता है। मतलब हर कोई एक डिपार्टमेंट दिमाग से नहीं दिल से यहाँ से जुड़ा। मैं इतना प्रिविलेज काम से बहुत खूबसूरत चीज़, जितनी खूबसूरत नैनीताल है उतनी ही खूबसूरत है। तो सर निर्मल सर के साथ कभी आपको कोई ऐसा वाक्य पड़ा है मैं कि आपको आज याद हो कुछ? अफसोस मैंने मिस किया, कभी मौका नहीं। बस मैं उनका टूट गया ना, बहुत ही बड़े कलाकार। ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना और छाप छोड़ा है अपने अभिनय के जरिए से। इंटरनेशनल लेवल का जो है छाप छोड़ता है और उस लेवल का अवार्ड भी लिया है। और बहुत उनकी प्रतिभा जिसे कहते हैं मल्टी टैलेंटेड, कि मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट इंस्पिरेशन भी है। सर आपका आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे, आप बार बार नैनीताल आए और हमें आशीर्वाद दें, और जो हम यहाँ पर छोटे मोटे प्ले वगैरह करते हैं या कुछ शॉर्ट मूवीज़ वगैरह करते रहते हैं, उसमें भी आपका अगर सानिध्य मिलेगा तो ये दिल से आपके लिए भी हमारी दुआएं रहेंगी और आपका आशीर्वाद हम लोगों के सर पे हमेशा बने रहे। धन्यवाद सर। तो जैसा कि सारे कार्यक्रम निपट चुके हैं और सब लोग अब आराम से बैठे हैं, तो अब बात करने का वक्त है अपने साथियों के साथ भी। तो अमित भाई मेरे साथ हैं, नीरज भाई साथ में हैं, अदिति मैम हैं
तो कैसा रहा प्रोग्राम और कैसा लगा आप लोगों को, कैसा अनुभव रहा? अच्छा था, जब बहुत अच्छा था। काफ़ी लंबा था, लगभग 14 घंटे का ये कार्यक्रम चला। आज सुबह 8:30 से अभी रात के 10:30 हो रहे हैं, तो काफ़ी लंबा प्रोग्राम था। लेकिन ये है कि बोरिंग नहीं था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और लोगों ने खूब इंजॉय किया इसे। अभी थोड़ी देर पहले ही धीरेन्द्र कह रहे थे कि वाकई में इतना अच्छा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं है नैनीताल में और हमने इतना इंजॉय किया इसे। धीरेन्द्र क्या कहना चाहेंगे? एक लंबा टाइम था, ठीक है, बढ़िया और आपने भी बहुत इंजॉय किया और आपकी थोड़ी तारीफ करना चाहूँगा कि आपने बहुत इसमें काम किया है, इस कार्यक्रम में बड़ी मेहनत की है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा था कि पिछले 3 दिन से आप यहाँ लगातार लगे हुए थे और बिना किसी को देखे हुए आप अपनी तरफ से पूरा लगे हुए थे। तो ये बड़ी आपकी तारीफ करूँगा मैं, बड़ी अच्छी बात है ये। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, तो हम सभी के लिए ये बताइए। अरे सिन्हा जी, सभी को बताइए। और सिन्हा जी कहना चाहूँगा कि मित्रेश दा ने जितना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर करवा दिया नैनीताल में, और अनिल दुबे जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी ये कार्यक्रम होगा यहाँ पर। ये कह रहा हूँ लोग इंजॉय करेंगे। जैसा कि अमित भाई, तो जैसा कि आज का मेरा ब्लॉग है वो भी अब समाप्त होने वाला है और मंदा मेरे साथ है। मैं चाहूँगा कि मंदा आशीर्वचन भी दें और इस ब्लॉग के समाप्त होने से पहले मंदा थोड़ा सा जो प्रोग्राम अभी हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा बोले। और निर्मल पांडे स्मृति न्यास जो 3rd फिल्म फेस्टिवल करा रही है, निर्मल स्मृति फिल्म फेस्टिवल, तो उसकी सफलता के लिए मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि नैनीताल जैसे शहर में ये इतने शानदार तरीके से संपन्न हो गया इसका क्योंकि इसका आगाज़ ही बहुत शानदार था। क्योंकि जिस तरीके से आप सभी रंगकर्मी लोग जुटे हुए थे इसको सफल बनाने के लिए, एक अभियान सा छिड़ा हुआ था, तो इसको सफल होना ही था। तो आप जितने शहर के रंगकर्मी जो हमारे जूनियर हैं उन सबको मेरा आशीर्वाद है। मंदा, ये नैनीताल के अंदर एक खास बात है कि जहाँ पर कोई बड़ा आवाज़ मारता है तो जितने छोटे होते हैं वो खुद ब खुद लाइन करके चले आते हैं। हाँ, ये और ये नहीं कहना पड़ता कि कहाँ है नहीं, बिल्कुल हमेशा हल्के हल्के सब आ ही जाते हैं। और यहाँ पर हमारे जो DK शर्मा सर भी हैं, उपस्थित हैं और बैठे हुए हैं यहाँ पर इस समय शर्मा सर। तो 2 वचन आप भी आशीष के तौर पर। दिनेश पंडित को, अनिल दुबे जी को बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए, और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। नैनीताल में पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है और हमने दोबारा से निर्मल को आज फिर से जीवित कर दिया है। मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हेलो पवन दा मेरे साथ है और ये कुछ खुचड़ मुचड़ में लगे हैं। कमरे की चाबी ढूंढ रहा हूँ। वो मेरी नीचे इस जेब में। अच्छा कैसे हैं आप? तो ये कार्यक्रम सफल हो चुका है और इसके पीछे करीब कई दिनों से मेहनत लगी हुई है और मेरे साथ अनिल सर है। अनिल सर करीब 3 साल से इसे लगातार कर रहे हैं। पहले ऑनलाइन कर रहे थे और अनिल सर की वजह से ये एक मंच पर इस समय जो आप लोग देख रहे हैं पहुंचा है ये कार्यक्रम। और अनिल सर से हम चाहेंगे कि वो आशीर्वचन भी कहें और थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में बताएं कि उन्होंने इसको कैसे प्रारंभ किया था और यहाँ तक कैसे पहुँचाया है। पहली बात तो ये है कि ये सब मेरी वजह से नहीं पहुँचा है, हम सबकी वजह से पहुँचा है। क्योंकि नानू भैया से मेरे नहीं थे, वो सबके भैया है, ठीक है। सब उनके चाहने वालों की वजह से यहाँ तक पहुँचे और आने वाले वक्त में और बड़े स्तर पर इस फेस्टिवल को किया जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं, इस फेस्टिवल का हिस्सा बने और ऐसे ही लगन के साथ जिंदगी में काम करें और सफलता मिलती है सबको। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, और आपका आशीष हमें ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूं और आप लोगों से लेता हूं विदा। आप लोग एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को और जो ये फेस्टिवल हुआ है इसको काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए थे जो कि फिल्मों से, टेलीविज़न से, थिएटर वगैरह से जुड़े हुए हैं और उन लोगों ने यहाँ पर आके हमें आशीष वचन भी दिए, हम लोगों को आशीर्वाद भी दिए और यहाँ पर अपनी उपस्थिति से उन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। तो अब मैं अपने इस ब्लॉग को समाप्त करता हूँ और फिर मिलूँगा आपसे एक नए ब्लॉग पर किसी नई मोड़ पर कुछ नया लेकर। तब तक के लिए
अलविदा।